हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शिवानी, जो अभी अभी आरआरबी क्लर्क एग्ज़ाम जिन्होंने क्रैक किया है। तो आज के इस सेशन में हम शिवानी से जानेंगे उनकी स्ट्रेटजी क्या रही, कितना समय उनको लगा, और आप इससे बहुत कुछ अच्छा इनपुट ले पाएंगे। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके सामने भी जो चैलेंजेस डिफ़िकल्टीज़ होते हैं, कैसे उनसे पार पाना है, वो सारी चीज़ें आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगी। तो शिवानी, स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई सिलेक्ट होने के लिए। थैंक यू सर। तो शिवानी, आप पहले अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए कि आप कौन से बैंक में सेलेक्ट हुई हैं और कितना समय आपको लगा, कब से प्रिपरेशन आप कर रही हैं। मेरा जो अभी सिलेक्शन है वो आरआरबी क्लर्क में हुआ है, राजस्थान मरूधर बैंक में हुआ है। और मैं 2019 में ग्रेजुएट हुई थी और उसके बाद से मैंने पढ़ाना बैंक के लिए शुरू किया था। 2019 से आपने पढ़ना शुरू किया और यस सर। मतलब आपको लगभग 2 साल लगे सेलेक्ट होने जी में। सर। अच्छा जी अच्छा। तो शिवानी, आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ाई करी है। सर, मैंने बीएससी मैथ्स ऑनर्स किया है डीयू से। अच्छा, तो बीएससी मैथ्स ऑनर्स किया है, तो अभी घर में सब लोग खुश हैं जॉब लगने जी के सर, बाद। सब। यस सर, सब खुश हैं। 1 तारीख को ओके। रिजल्ट के बाद माहौल थोड़ा बदल गया है घर का। ये तो अच्छी बात है। और आप आगे क्या सोच रही हैं कि अभी यहाँ पे रुकना है या फिर आप आगे की तैयारी करेंगी पीओ वगैरह एग्ज़ाम की। सर, ये तो अभी स्टार्टिंग है, आगे मैं पीओ के एग्जाम दूंगी और जो भी मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मैं उनको जरूर ग्रैब करूंगी। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो हम शिवानी स्टार्ट करते हैं अपना इंटरव्यू, और हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप सेक्शन वाइज या सब्जेक्ट वाइज आपने कैसे तैयारी करी और क्या रिसोर्सेज वगैरह आपने फॉलो किए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इस दौरान आप जब पढ़ाई कर रही थी तो क्या आप कुछ पार्ट टाइम जॉब या कुछ ऐसा काम भी कर रही थी या फिर सिर्फ आप प्रिपरेशन में ही लगी हुई थी। सर, मैं सिर्फ प्रिपरेशन कर रही थी, पार्ट टाइम जॉब मैंने कभी की नहीं, मैंने कोई चूज की अच्छा कभी। अच्छा। तो कितनी देर आप पढ़ती थी दिन में। सर, मैं सिर्फ मतलब पढ़ाई के अलावा और कुछ होता नहीं था करने को, खाना, थोड़ा बहुत घर वालों के साथ बात बात करना, बाकी पढ़ना, इतना ही। तो कितने घंटे हो जाती थी पढ़ाई, 6-7 घंटे, 5 घंटे कुछ। वैसे तो मैंने कभी एक्चुअल काउंट नहीं किया, लेकिन हो जाते होंगे इतने अगर देखा जाए तो। क्लासेस भी इंक्लूड है उसमें, सेल्फ स्टडी का टाइम हटा दे तो। तो हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर की, कि करंट अफेयर का जो सेक्शन होता है जनरली देखा जाता है कि बच्चे जब मेंस के लिए तैयारी करते हैं, मतलब प्रीलिम्स आने के बाद तैयारी करना शुरू करते हैं बहुत सारे लोग, तो बड़ी दिक्कत देता है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या किया। सर, सबसे पहले तो जब मैंने तैयारी करना शुरू किया था 2019 में, तो सबसे पहले तो ज्यादा कुछ था नहीं, तो प्री ओरिएंटेड में पढ़ाई करती थी। मेंस का मुझे कुछ आइडिया था नहीं, जैसे बिगनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता। तो ये भी ज्यादा नहीं पता था कि करंट अफेयर्स का इतना बड़ा रोल रहता है मेंस को क्लियर करने के लिए, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही होगा। तो मैंने 2019 में तो बिल्कुल करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं, मतलब मुझे नहीं आइडिया था, तो मैं सोर्स भी नहीं चूज की। जब मैं 2020 में आई तो मुझे लगा कि नहीं, फिर मैंने थोड़ा देखा कि नहीं, करंट अफेयर पढ़ना होता है। तो भी सर बहुत ज्यादा चैनल्स थे, किसका पढ़े, बहुत कंफ्यूजन था जो नॉर्मल बच्चे को फेस करना पड़ता है। फिर मेरा उस साल भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जब मैं 21 में आई तो जनवरी के बाद मेरे ग्रुप में जो फ्रेंड सर्किल है उन सबों ने वो 3-4 ऑप्शंस दिए थे कि जिसका पढ़ना है उसका पढ़ सकते हो। फिर जो मुझे ठीक लगा मैंने फिर अफेयर्स क्लाउड को चूज किया था, और मैंने पूरे साल उन्हीं की ही वीडियोस देखी है, उन्हीं की पॉकेट पीडीएफ से पढ़ा है, उन्हीं के क्वेश्चनर्स को सॉल्व किया है। ओके। करंट अफेयर पढ़ने के लिए बैंकिंग अवेयरनेस की समझ होना भी बहुत ज़रूरी है, यस वरना फिर सर, ये वो बहुत आप इम्पोर्टेंट है। रटते रह जाएंगे करंट अफेयर और हौच पौच सब हो जाता है। तो बैंकिंग जी अवेयरनेस सर। शुरुआत में आपको कैसा लगा और फिर आपने कैसे उसको ओवरकम किया, कैसे आप समझे। सर, जब शुरू में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो मेनली हमें बैंक के करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान देना होता है। तो जब उनको पढ़ते थे तो बहुत सारी टर्म्स ऐसी ऐसी थी कि जिनके बारे में पता ही नहीं था। जब उनके बारे में पता ही नहीं है तो वो चीज कैसे दिमाग में आएगी। तो फिर आपने अन अकेडमी पे कोर्स लेके आए थे बैंकिंग अवेयरनेस का, तो फिर मैंने वहां से पढ़ना शुरू किया था। लेकिन जैसे कि नॉर्मली होता है कि मैंने पहली बार उसे देखा तो मेरे भी आधा समझ आया था, आधा नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको नोट डाउन कर लेती हूँ, ताकि जब भी कुछ सिमिलर चीज आएगी मैं उसको गो थ्रू करूंगी और फिर ठीक से पढ़ पाऊंगी। तो मैंने नोट्स बनाए थे प्रॉपर,
और फिर मैंने करंट अफेयर से उनको रिलेट करना शुरू किया था, और एक बार में नहीं हुआ, मैंने एक दो बार इस चीज को ट्राई किया, तब मेरा थोड़ा दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होने लगे कि ये टर्म है, इसको ऐसे रिलेट करना है। ओके, तो मतलब ये आपने जो बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर को एक साथ रिलेट करके आपने पढ़ाई करी और दोनों चीज़ें आपकी वैसे ही स्ट्रांग हुई। जी सर। ओके, तो करंट अफेयर आपके आप प्रीलिम्स के बाद आप पढ़ना शुरू किया आपने, या फिर उससे पहले से ही आप पढ़ रहे थे? सर जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जो पढ़ाई एक्चुअल में शुरू की थी वो 21 में की थी, तो उसकी स्टार्टिंग से ही मैंने करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दिया था। अच्छा अच्छा, मतलब एग्ज़ाम देने से पहले आपने स्टार्ट कर जी दिया सर। था। जी ओके सर। ओके। और अगर हम बात करें इंग्लिश पोर्शन की, तो वो कैसे आपने इम्प्रूव किया? पहले ये सर बताइए, जैसे आपका कि वीक था वो पोर्शन? मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी कि जैसे कुछ ओके। समझ ही नहीं आ रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन जैसे बैंकिंग एग्जाम में ग्रामर भी चाहिए, आपकी रीडिंग स्किल्स एक्सीलेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक ठीक से काम चल जाता है। तो मेरे पहले ठीक थे, इतने अच्छे नहीं थे। तो फिर मैंने बहुत इधर उधर होच पोच किया, नहीं हुआ, तो फिर हमारे ग्रुप सर्किल में लीजा है, तीर्थ है, वो लोग इंग्लिश में बेसिकली सबसे मतलब उनका था पकड़, तो उन्होंने बोला कि तुम निमिषा मैम को ट्राई करो, उनसे तुम पढ़ के देखो। तो मैंने उनसे थोड़ा पढ़ के देखा, तो उन्होंने ग्रामर की और बेसिक जो मिसलेनियस पार्ट होता है मेंस के लिए, उनका उन्होंने उनकी क्लासेस होती थी तो मैं उनसे करती थी। बाकी जो मेन पोर्शन था वो रीडिंग से था, जितना ज्यादा रीडिंग करना था वो मैंने न्यूज़पेपर से की थी। तो जितना मैंने रीडिंग करती गई उतनी मेरी स्किल्स थोड़ी क्लियर होती गई और स्पीड भी अच्छी आने लगी इंग्लिश में। तो कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ रही थी? सर मैंने शुरू से हिंदू ही पढ़ा था, बहुत से लोग मतलब दो दो चूज करते, लेकिन मैंने शुरू से ही हिंदू पढ़ा है। अच्छा, आप शुरू से द हिंदू पढ़ रही थी और उसके साथ जी वो सर। कैब को भी आप नोट डाउन कर रही थी मैंने जो? मैंने कोशिश की थी कि मैं एकदम प्रॉपर उसको नोट डाउन करूं, लेकिन ऐसा होता है ना कि नोट डाउन कर लेते हैं लेकिन कुछ दिन बाद उसको रिवाइज नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने क्या किया था कि हिंदू में क्या होता है, मोस्टली वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं। तो एक बार स्टार्टिंग में आपने को यूट्यूब पे या फिर स्पेशल क्लासेस, जो एग्जैक्टली एकदम याद नहीं आ रहा है, वहां पे आपने ना बताया था कि वो कैब कैसे पढ़ते हैं जब आप अकेडमी पे। तो फिर मैंने वहां से एक बार, क्योंकि सर सब सामने होता है लेकिन पता नहीं चलता कैसे करना है, एक डायरेक्शन चाहिए होती है। तो मैंने आपका उसमें देखा, तो आपने एकदम लिखवाया था कि ऐसे वो कैब को पढ़ते हैं, तो फिर मैंने वहां से ही एक अलग से नोटबुक उठाई थी कि मैं इसमें वो कैब लिखूंगी। तो फिर मैंने इसमें वो कैब लिखी थी, और जब भी मुझे टाइम मिलता था या फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ और नहीं पढ़ पा रही, अभी नई सिचुएशन पॉइंट है, तो मैं क्या करती थी, उन वर्ड्स को देख लेती थी एक बार पलट के। ओके, मतलब आप प्रॉपर रिवीजन में रहते थे ताकि वो एकदम दिमाग से स्किप नहीं हो जाए एक जी बार सर। लिखने और के फिर बाद। जैसे फिर वर्ड्स रिपीट होते रहते थे, तो फिर वो मेमोरी में आते गए। तो प्रैक्टिस के लिए क्या किया था आपने, मतलब इंग्लिश में प्रैक्टिस आप कहाँ से कर रहे थे? सर इंग्लिश में एक बार आपने आपसे भी हमने जो भी डाउट होते थे तो हम क्लियरली आपसे पूछते थे कि सर क्या करना है, तो फिर एक बार आपने कहा था कि इंग्लिश में बेस्ट ऑप्शन है कि मूक से प्रैक्टिस करो। तो मूक में क्या होता है, जैसे सेक्शनल आते थे इंग्लिश के, तो उसी में से ही आरसी का सेक्शनल ले लिया, फिर पैरा जंबल का सेक्शनल ले लिया, या फिर फिलर्स का सेक्शनल ले लिया। इनके टॉपिक वाइज जितनी भी क्विज होती थी ना, मैं उनको रेगुलरली कर लेती थी। बात करते हैं क्वांट की। क्वांट जी का सर। सेक्शन वैसे तो जैसे एक नॉर्मल सी बात है, आप ग्रेजुएट हैं मैथ बैकग्राउंड से, तो जैसा आप पहले भी बताते रहते हैं और जनरली लोग यही सोचते होंगे कि आपका क्वांट तो काफ़ी अच्छा रहा हो क्योंकि आपने बीएससी करी हुई है उधर से। लेकिन बीएससी करना क्वांट से, लेकिन और जो बैंक का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस पूरा ही अलग है। वहाँ पे आप एडवांस जी। मैथ पढ़ते हैं और यहाँ पे तो आपको अर्थमेटिक और जी डीआई सर। पढ़ना पड़ता है, तो ऐसा नहीं कि आप पहले से पढ़ के आते हैं। तो लेकिन एक अप्रोच जो, या फिर कह लीजिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड डेवलप हुआ होगा ग्रेजुएशन में, वो ज़रूर आपको यहाँ पे सीखने में थोड़ा हेल्प किया होगा ताकि आप जल्दी चीज़ें सीख पाई होंगी। फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपने क्वांट के लिए क्या किया, कैसे पढ़ाई करी? सर जैसे कि आपने भी बताया कि मेरे पास था मैथ्स ऑनर्स, तो क्या होता है कि नॉर्मल बच्चा होता है उसको थोड़ा डर लगता है क्वांट से, लेकिन जैसे मैंने पढ़ा था तो हमेशा से मैथ मुझे पसंद रहा है। तो ऐसा नहीं था कि मतलब किसी क्वेश्चन को देख के या फिर किसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मुझे ऐसा लगे कि मुझे डर लग रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं था। हर चीज की एक बेसिक मुझे पता था कि क्या करना है। तो जब स्टार्टिंग में मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया था, तो मैं सबसे पहले
सुमित सर से पढ़ी थी सर, तो उनसे मेरे बेसिक क्लियर हुए थे कि क्या एक्चुअली उन्होंने मुझे मतलब ये पता चल गया था कि मैथ्स में टॉपिक कौन कौन से आते हैं बैंक के अंदर। फिर जब मैंने वहां से पढ़ा तो 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस रहे, बहुत ज्यादा ज्यादा एक ये भी प्रॉब्लम है, अगर आपके पास ज्यादा सोर्सेज रहते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम है अगर एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो फिर मैंने उनसे पढ़ तो लिया था लेकिन मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रही थी कि मुझे कैसे यूज करना है। वो मेरे टेस्ट में मुझे दिख नहीं रहा था कि जो मैंने पढ़ा वो मेरे काम आ रहा है। तो फिर मैंने 21 में फिर से जीरो से पढ़ना शुरू किया था। तो फिर से मैंने आपकी बहुत एक आपकी लेट आवर्स क्लास होती थी, तो मोस्टली मुझसे लोग पूछते थे कि तुम्हारे से इतने लेट आवर्स क्यों पढ़ाते हैं, पर वो क्लैशेस की वजह से क्लास लेट होती थी। तो मैंने वहां से फिर अप्लाई करना सीखा कि जो मुझे आता है उसे मैं कैसे यूज करूं। तो वहां से मैंने वो सीखा था सर। और फिर प्रैक्टिस, यही बात मेन इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस की। तो मैं प्रैक्टिस मॉक के सेक्शनल देती थी, मैथ के रोज एक देती थी प्री के लिए। आप सेक्शनल मॉक रोज देते थे? यस सर, मैथ के लिए मैं रोज देती प्रैक्टिस थी। आपकी बनी रहे। जी सर, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैथ का मैं कोई रोज बुक्स देती थी। वगैरह भी फॉलो करी प्रैक्टिस के लिए? नहीं सर, नहीं, मैंने कभी मैथ की कोई बुक परचेज नहीं की, मैंने ऑनलाइन ही सब किया था मेनली। तो प्रैक्टिस मॉक, अच्छा। ऑलिवर बोर्ड, इनसे। सेक्शनल टेस्ट आपने खूब दिए? जी सर। ओके। तो जब आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे थे तो जब आप शुरुआत में आप सेक्शनल टेस्ट देना शुरू किया होगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी फेस करी होगी। जी सर। और अगर आप टाइमर के साथ देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही फेस करने को मिलता है। जब आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे थे, चाहे वो क्वांट का हो चाहे इंग्लिश का हो, तो आपको कितने दिनों में अपने अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखने लगा? मतलब आप लगातार ही दे रहे थे तो कब ऐसा लगने लगा कि नहीं नहीं पहले तो ऐसा था लेकिन अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है पहले की तुलना में? सर शुरुआत में तो कुछ महीने तो ये कोर्स को पूरा करने में लग जाते हैं कि ये बेसिक नीड है, आपको ये पढ़ाई करनी है। उसके बाद जब मैंने वो सब सीख लिया था तो शुरुआत में सर मॉक देते तो नंबर नहीं आते हैं क्योंकि क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट हो ही नहीं पाते हैं। तो वो एक ऐसा फेज था कि या तो तुम नंबर्स को लेके बैठे रहो कि मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, या फिर तुम उसको ऐसा देख के रहो कि हाँ कल इतने थे आज इतने आने की कुछ तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एकदम नील चल रहा है सब कुछ। तो मैंने 1-2 महीने में जब मैंने ये सब हटा के, जैसे कोर्स पूरा करने के बाद हटा के 1 महीने में मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट देख लिया था सेक्शनल देके। ओके, मतलब आपने पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया, जी बढ़िया सर। से समझे कॉन्सेप्ट, फिर प्रैक्टिस करते करते फिर 1 महीने में आपको इम्प्रूवमेंट अपने अंदर दिखने लग जी गया। सर, मैंने ये चीजें क्लैश नहीं की कि मैं पढ़ भी रही हूँ और मैंने साथ में मॉक भी दिया, वो होच पोच हो जाता है और मतलब उससे बिना ज्यादा। कॉन्सेप्ट पढ़े आपने मॉक नहीं दिया था? जी सर। ओके। अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग वैसे आपका मैथ बैकग्राउंड था और मैथ अच्छा था, लेकिन जहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ तो मैं जानता हूँ कि आपकी रीजनिंग भी बहुत अच्छी थी और क्लासेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता था कि जी जो सर। बड़े बड़े क्वेश्चंस भी होते थे वो 15 से 20 सेकंड में आप लोग सॉल्व करते थे, सिलॉक्स इनइक्वालिटी कोडेड वाले चाहे हों ऐसे वैसे भी। शुरुआत में तो नहीं, क्योंकि शुरुआत से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो शुरुआत में तो दिक्कतें थी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ था। तो रीजनिंग सेक्शन पहले आपके लिए क्या था और फिर बाद में आपने कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट करी, प्रैक्टिस के लिए क्या चीज़ें फॉलो करी, वो भी बताइए। सर रीजनिंग में मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया है, पढ़ाई के लिए क्वेश्चंस के लिए भी मैंने आपको फॉलो किया है। मैंने आपको जनवरी 21 में ज्वाइन किया था, तब आप एक फ्री क्लासेस चला रहे थे, जो बच्चे आईबीपीएस पीओ में सेलेक्ट हुए थे उनके लिए आप मेंस की पजल्स कराते थे 1 घंटा शाम को। तो मुझे याद है वो पजल्स इतनी बड़ी होती थी कि उसको पढ़ने के लिए ही बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता था। तो जब मैंने शुरुआत में देखा तो मुझे थोड़ा डर लगता था क्योंकि तब इतना पढ़ाई नहीं की थी और सीधा मैं पजल के कोर्स में आ गई थी। तो आपने कहा था नहीं बेटा तुम रुके रहो, भागो मत छोड़ के, कि तुम देखते रहो, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कुछ आ रहा है। तो सर नहीं बनती थी, आप उनको सोल्व कराते थे, फिर उनको खुद से घर जाके सोल्व की। तो वो तो था कि स्टार्टिंग मैंने आपको कैसे ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद मैंने आपका कोर्स लिया था पूरा रेगुलर अनअकैडमी पे, शुरुआत से सब सीखा सर। जो मुझे आता था नहीं आता था उसको मैंने छोड़ दिया, मैंने आपसे पूरा सीखा। उसके बाद आप एक इवनिंग में क्लास लेते थे, फ्री क्लास लेते थे, उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस कराते थे रीजनिंग के। और जैसे कि आपको पता है कि सब बहुत ज्यादा लोग एकदम मतलब एकदम कंपटीशन चलता रहता था कि भाई कौन कितनी देर में क्वेश्चन कर रहा है। लेकिन उस कंपटीशन का भी असर भी है कि लगभग जितने ग्रुप के बच्चे थे सबका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ और जिनका अभी नहीं हुआ है तो उम्मीद करता हूँ कि
आने वाला जो जी IBPS पीओ और SBA पीओ मेंस है, शायद उनके इंटरव्यूज़ में भी आएंगे कि कंपटीशन ग्रुप्स में भी आपके बहुत ज़्यादा होता था। भले ही वो टाइमर मेरा 40 सेकंड का रहता था, लेकिन उधर भी कंपटीशन बहुत होता था कि सबसे पहले कौन आंसर करेगा। तो जो कंपटीशन वाली ये फीलिंग थी आपके ग्रुप में भी, तो इस तरह से, तो उसने आपको कितना मोटिवेट किया कि आपको जल्दी से जल्दी करना है? सर, एक तो होता है कि कंपटीशन से अगर आप पीछे रह गए तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार वो तो मुझसे अच्छे कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे मन में कभी ये नहीं आया। तो ऐसा होता था कि शुरुआत में सर मैं नहीं थी, मुझे नहीं आता था इतना, लेकिन मैंने सीखा, फिर सीखने के बाद मैंने उसे अप्लाई करना शुरू किया। तो सर धीरे 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 चीजें अच्छी होती गई। ऐसा होता है ना कि एक दिन में तो कुछ सही नहीं होता। मैंने भी 3-4 महीने लिए थे सर पूरा सीखने के लिए। जैसे जनवरी फरवरी मार्च तक मैंने सीखा। फिर उसके बाद मई में एग्जाम थे। जैसे इस बार मई में शुरू हो, कोरोना की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन उस टाइम स्केड्यूल था कि शुरू होने हैं। तो उस 1 महीने में मैंने प्रॉपर आपसे पूरा सीख लिया था। उसके बाद उसको अप्लाई करना शुरू किया था। तो सब लोग पढ़ते थे, क्लास में आते थे। कभी अगर मेरे कभी कुछ गलत भी हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे और पढ़ के आती थी और मैं और ठीक से करती थी। तो वो एक हेल्दी कंपटीशन था। शिवानी, आप सेल्फ स्टडी को कितना टाइम देते थे और आप उसकी क्या इम्पोर्टेंस समझते हो? कि मतलब मैं जनरली बच्चों को देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और एक दो चीज़ें उनके अंदर कॉमन होती हैं। एक तो वो ऑनलाइन क्लासेस कुछ ज़्यादा ही करते हैं, दिन में कम से कम 5 या 6 ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, और पूरी कोई भी नहीं कर पाते हैं। वो जनरली थोड़ा इधर देख लिया, फिर थोड़ा उधर देख लिया, ऐसे करते हुए जाते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत सेलेक्टिव, मतलब उनको पता है कि अच्छा ये यहाँ से पढ़ना है, बस वही करते हैं और पूरा ही करते हैं, और उसके बाद जो पढ़ा है उससे ज़्यादा वो सेल्फ स्टडी में ध्यान लगाते हैं। तो आपका सिनेरियो कैसा रहता था? सर, मैंने एक बार स्टार्टिंग में मेंशन की थी कि अगर सोर्सेज ज्यादा है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास ज्यादा चीजें हैं ना, तो उनमें से सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर हम उसी में गुम हो जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, तो पहला तो इम्पोर्टेंट यही है कि वो चूज कर ले कि मुझे ये सब्जेक्ट यहाँ से करना है। कोई भी एक टीचर पकड़ लो, जरूरी नहीं है आप किसको पकड़ो, लेकिन आप अगर उनको चूज कर रहे हो तो आपका अटमोस्ट फेथ होना चाहिए उनके ऊपर। जैसे रीजनिंग का एक, मैथ का एक, इंग्लिश का एक, जीए का एक, जिस जो भी आपको अच्छा लगे। तो सर हर चीज में बहुत सेलेक्टिव होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे फिर आप अभी सेल्फ स्टडी को कितना समय देते थे, ये ऑनलाइन कोर्सेज और मॉक वगैरह देने के बाद? मैं केवल जी सेल्फ जी स्टडी की बात कर रहा हूँ कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। मॉक को इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि वो भी प्रैक्टिस का हिस्सा ही हो जाता है बाद में। सर, जब प्री का एग्जाम पास नहीं होता था तो मैं 2-3 दिन में एक मॉक देती थी। तो अगर क्लासेस को हटा ले 3-4 घंटे, क्योंकि सबकी 1.5-1.5 घंटे होती थी, तो भी मैं 3-4 घंटे अपने सेल्फ स्टडी निकाल ही लेती थी कैसे भी करके। ओके। तो जनरली मैं अपनी क्लासेस में एक इक्वेशन की भी बात करता हूँ। अब मैं इंटरव्यू में बता देता हूँ कि एक इक्वेशन में बताता हूँ बच्चों को कि सेल्फ स्टडी हमेशा ग्रेटर होती है आपके किसी और से पढ़ाने या पढ़ने से। जी ऑनलाइन आप स्टडी अगर कर रहे हो तो, क्योंकि सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं करते हैं, आप कॉन्सेप्ट भले ही बहुत सारे सीख जाएंगे, प्रैक्टिस की कमी आपके अटेम्प्ट कम करवाएगी, और फिर उससे गलती होने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आपको वेरिएशन नहीं पता होगा क्वेश्चन का कैसे एग्ज़ाम में आपका आ सकता है। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो शिवानी, रीजनिंग के लिए आपने कोई बुक्स वगैरह फॉलो करी, या प्रैक्टिस के लिए आप क्या करते थे? एक तो आपने बताया कि जो क्लासेस होती थी शाम को, जी सर। आप अभी यूट्यूब पे भी जो क्लासेस होती हैं वो भी आप रेगुलर रहते ही हो। इसके जी अलावा और क्या करते थे प्रैक्टिस के लिए? सर, मैंने कभी भी रीजनिंग मैथ किसी के लिए भी कोई बुक नहीं खरीदी अभी तक। जितना मैंने प्रिपरेशन की हूँ अभी तक, मैं पूरी तरीके से मॉक पे रहती थी डिपेंडेंट। क्योंकि सर उनमें, जैसे अगर आप पेपर देने जाते थे हम, तो उससे थोड़ा लेवल आपको मॉक में ज्यादा ही मिलता है, यहाँ पे कम नहीं मिलता है अगर आपने एक अच्छे लेवल का मॉक सेलेक्ट किया है तो। और एरर्स भी कम रहते होंगे, तो इस बात की जी संभावनाएं रहती हैं कि आप सही क्वेश्चंस करते रहते हैं, फिर आप यस सर। ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो शिवानी, आपको बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए किसने मोटिवेट किया? सर, जैसे हमारे घर में, मेरे घर में कोई बैंकिंग से रिलेटेड है नहीं, लेकिन जब मैं ग्रेजुएट हुई थी तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस थे। जैसे एक न्यू ग्रेजुएट के लिए होते हैं कि तुम्हें क्या करना है।
तो सर बैंकिंग मेरे पापा ने मेरे लिए चूज किया था। उन्होंने मुझे बताया कि बैंकिंग के ये प्रो है, ये कॉज है। तो हम्म उनमें से मैंने दोनों को देखते हुए फिर मैंने बैंकिंग को चूज किया था, क्योंकि एक तो बहुत ही ज्यादा इजी प्रोसेस है इनका, कभी हम्म भी किसी और चीज की गुंजाइश रहती नहीं है। हम्म एक बहुत ही इजी प्रोसेस है, उसके अलावा इनका टाइम ड्यूरेशन अच्छा है। जैसे ऐसा नहीं है हम्म कि अगर आपने प्री दे दिया तो आप बैठे रहो कि आप उसके रिजल्ट का वेट करोगे, हम्म आपने मेंस दे दिया तो भी आप बैठे रहो कि उसका रिजल्ट कब आएगा। और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है जितना अगर आप देखा जाए तो। ओके। तो शिवानी, हम बात करते हैं अगले सेक्शन में आपसे कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने बताया 2019 से आपने तैयारी शुरू करी, फिर आपको भी सफलता मिली 2021 के एग्ज़ाम से। तो शुरुआत में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन बाद में चल के कुछ प्रेशर सा दिमाग पे आप अपने आप भी क्रिएट करते हो। थोड़ा घर वालों की उम्मीदें भी बढ़ती जाती हैं, भले ही वो आपको सामने से नहीं बोलते, लेकिन वो आप उनकी आंखों में तो देख ही सकते हो हर जी। एक रिज़ल्ट आने के साथ साथ। तो वो जो प्रेशर बढ़ता है कि जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ, प्रीलिम्स आपने नहीं निकाल पाया, या फिर प्रीलिम्स निकला, मेंस का एग्ज़ाम दिया वो नहीं हो पाया, तो उस बात को आपने कैसे टैकल किया? सर दो तरीके के प्रेशर थे कि अगर आपका प्री नहीं निकल रहा है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप प्री निकालो, हम्म आप कुछ करो, स्टडीज में रिजल्ट आए। लेकिन जैसे अगर आपके प्री निकलने लग गए ना तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है मेंस को लेके, कि अरे तुम्हारे प्री निकल रहे हैं तो मेंस तो तुम्हारे निकलेंगे ही। लेकिन प्रेशर जब बढ़ता है कि जैसे आपने प्री दिए और उस मेंस का रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं मिला। इस साल भी सर मैंने इससे पहले दो दिए थे, पीओ दिया था, एसबीआई दिया था। उन दोनों के मेंस मेरे निकल नहीं पाए थे, तो तब टेंशन बढ़ गया था कि तुम्हारे प्री तो निकल रहे लेकिन मेंस नहीं निकल रहे, एक स्टेप तो क्लियर है पर दूसरे में आप पहुंच नहीं पा रहे हो। तो सर वो प्रेशर बहुत हैवी था। लेकिन प्रेशर से बचने का मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं उनकी तरफ ना देख के और सिर्फ अपनी क्लासेस लूं और सेल्फ स्टडी करती रहूं। ओके। तो आप ज़रा ये भी बताइए कि मेंस एग्ज़ाम और ये सब जो होते हैं, कई बार उसमें हम बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। जी। आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ कि जब कोई यस सर। माइन्यूट मिस्टेक और आप उसमें फिर बाद में बहुत दुखी हुए हो? सर अभी रिसेंट में जो एसबीआई जेई का रिजल्ट आया था, तो सर उसमें ये था कि मुझे कॉन्फिडेंस तो था, क्योंकि एक तो होता है कि हम स्टार्टिंग में प्री ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। तो मैंने भी 1.5 साल प्री ओरिएंटेड पढ़ाई ही की थी, इसलिए मेरा ना प्री निकल पाया ना मेंस निकल पाया। अगर आप हमेशा प्री ओरिएंटेड पढ़ाई करोगे तो सर ना मेंस निकलता है ना प्री निकलता है। तो हमेशा से पढ़ाई हमें इस तरीके से करनी चाहिए कि इसमें मेंस के भी कंटेंट हो, ताकि आप उन चीजों से नॉन रहो, आपके रहे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, ये करना होता है। तो सर जब मैंने जेई का रिजल्ट दिया था तो मुझे ये तो था कि मेरे प्री निकल जाएगा, और मेरा निकल गया था। जब मैं मेंस देने गई थी तो सर जब उस 3 घंटे में मैं बैठी हुई थी तो मुझे पहले से लगा था कि नहीं सब क्लियर है, बस फोकस्ड रहना है और हो जाएगा। लेकिन एक जो गलती नॉर्मली होती है कि मान लीजिए हमारा कोई सेक्शन बिगड़ गया, तो या आपने भी ऐसे एक बार हमें बताया था कि अगर तुम्हारा कोई सेक्शन बिगड़ जाता है तो उस सेक्शन को वहीं छोड़ दो, और जो दूसरा सेक्शन आ रहा है उसको फिर से एक अच्छे नजरिए से और फ्रेश माइंड से करना शुरू करो। तो मुझसे यही गलती हो गई थी कि मैंने वो सेक्शन तो बिगड़ गया था मेरा, तो मैं दूसरे को, वो जो प्रेशर बन गया था मेरे माइंड में, मैं उस प्रेशर को कैरी करके चली गई। और फिर आपके सेक्शन बाय सेक्शन सारे ही खराब होते गाते बिगड़ हुए कर, भी? यस सर। और जब मैं पेपर से बाहर निकली थी तो मुझे इतनी निराशा हो रही थी कि जिस पेपर को लेके मैं सोच रही थी कि हाँ ये मेरा अच्छा हो जाएगा, मेरी अच्छी तैयारी है, वो मेरा बिगड़ गया। तो फिर जब मैंने क्लर्क वाला मेंस दिया था तो मैं ये सोच के गई थी कि जो भी होगा मैं अपने माइंड को क्लियर रखूंगी और प्रेशर को कैरी नहीं करूंगी खुद के ऊपर। प्रेशर बिल्डअप या पाइलअप नहीं होने दिया आपने? यस सर। ओके। तो शिवानी, जब आप तैयारी अपनी कर रही हैं, जैसे आपने अभी बताए छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, और कई बार अगर आपको पहले से पॉइंट्स पता नहीं होते हैं तो आप समझ भी नहीं पाते हो कि आप साल दर साल वही एक गलती किए जा रहे हैं और उसकी वजह से आपका सिलेक्शन जो है रुका हुआ है। और एक बहुत बीच में बात और भी आती है, वो होती है मोटिवेशन की, कि कई बार आप डल फील करते हो, या कई बार आपकी जितना आप मेहनत करते हो उसका आउटपुट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मिला, वो रीज़न कई भी हो सकते हैं, कई बार वैकेंसीज बहुत कम होती हैं। तो उस समय अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि नहीं आपको पढ़ते रहना है, या फिर थोड़ा आप पॉजिटिव फील करें, तो आप क्या करते थे मोटिवेशन के लिए? सर हर किसी का अलग अलग होता है, तो मेरा ये था कि मुझे एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए रहता था कि जो मुझसे कहे नहीं बेटा सब ठीक है, यू आर डूइंग वेल एंड यू कैन डू दिस।
तो सर जैसे मेरा होता था कि मेरा ये रहता है कि मेरी कंसिस्टेंसी की बहुत प्रॉब्लम रहती थी। जब मैंने आपको शुरुआत में ज्वाइन किया था तो आपने मुझसे पूछा था कि बेटा तुम ठीक तो हो लेकिन तुम्हारा अभी तक कुछ हो क्यों नहीं पाया, तो मैंने आपसे कहा था सर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती। तो आपने मुझसे कहा था कि फ्रॉम नाउ ऑन कि तुम क्लासेस अपनी कंटिन्यू रखो, तुमको रिजल्ट्स मिलेंगे। और सर विद इन 1 साल मुझे रिजल्ट भी मिला है। तो जब ये था तो मेरा फ्रेंड सर्किल, जैसे कि आप ही की क्लास से फ्रेंड सर्किल बना था हमारा। तो फ्रेंड सर्किल में जैसे आशीष है, लीजा है, दीप है, अमन है, नीलम है, हम सब लोग साथ में रहते थे। तो अगर कभी भी जैसे सर सबको पता चल जाता है अगर आप क्लासेस में नहीं आ रहे हो तो, या फिर आपको लोग, तो वो ऐसे हमेशा मोटिवेट करते थे, अरे नहीं सही तुम कर सकते हो, बस तुम छोड़ो मत किसी चीज को। यूट्यूब एक वीडियोस आप नहीं देखे आपने उसके लिए? नहीं सर, मतलब अच्छा। ऐसा होता है कि लोग जनरली 1-2 मिनट का यूट्यूब वीडियो देखते हैं, फिर मोटिवेट हो जाते हैं, फिर 2 दिन पढ़ते हैं, फिर तीसरे दिन उनको फिर से मोटिवेशन वीडियो चाहिए होती है। तो ये नॉर्मली होता है सर। लेकिन मैंने कभी वो यूट्यूब वीडियो प्रेफर नहीं किया। मैं क्या करती थी, क्लासेस में जाती थी। और आपकी क्लासेस सिर्फ पढ़ाती नहीं है सर, मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि आपकी क्लासेस सिर्फ पढ़ाते नहीं है, आप एक ऐसा मोटिवेशन रोज देते हो कि बच्चा कल फिर आएगा, फिर पढ़ेगा, और बच्चा क्लास में आने से पहले भी घर पे पढ़ता रहेगा। ओके। कई बार होता था क्लास में, वैसे तो आप लोग काफ़ी बड़े और एडल्ट हो गए हो तो, लेकिन फिर भी टीचर से कभी कभी डांट सुनने को मिल ही जाती है जी किसी न किसी रीज़न से। तो जब ऐसा होता था तो आप लोग, आपको कैसा फील होता था? सर, अगर मुझे डांट मेरी पढ़ाई की वजह से मिल रही होती थी तो मुझे बुरा लगता था कि यार ये मैंने गलती कर दी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि मुझसे ये ना हो। तो ऐसा होता है सर, ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अपनी गलती को भूल जाते हैं। तो सर जिस टेबल पे मैं पढ़ती थी ना, तो मैं क्या करती थी, स्टिकी जैसे नोट्स रहते थे। कल कल वाला जो इंटरव्यू था दीप का, मैंने अपलोड किया था। जी इंटरव्यू के बाद दीप ने मुझे बताया कि उसका एसबीआई पीओ में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उसने की पॉइंट्स लिख रखे थे, अपने वीक जी पॉइंट्स अपनी मेज पे। तो उसने इंटरव्यू के बाद मुझे दिखाया कि उसको कहाँ कहाँ वो वीक है। कह रहा है उसको देखता ही रहता था हमेशा, जब भी अपनी पढ़ता था मेज पे देखता रहता, पता चलता रहता था कि वीक पॉइंट उसका कहाँ पे है। तो आपको आपकी पढ़ाई का वीक पॉइंट कहाँ पे लगा था? मतलब एक तो आपने बताया कि कंसिस्टेंट नहीं थे आप, तो वो तो जी ठीक है। उसके अलावा कोई सब्जेक्ट वाइज ऐसा आपको एज वीक पॉइंट लगा हो शुरुआत में, जिसमें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी हो? सर, एक तो मेरा था सबसे जो मुझे बहुत ज्यादा चुभा था, वो ये था कि मेरी इंग्लिश ग्रामर वीक थी। तो अगर पेपर में जैसे आरसी आ रहा है, मिसलेनियस आ रहा है, तो वो तो था कि वो तो हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रामर के ज्यादा क्वेश्चन आ जाते थे तो पेपर थोड़ा बिगड़ जाता है। तो मैंने सर, एक तो मेरा वो था, और दूसरा मेरा ये था कि जब मैं शुरू में मैथ पढ़ने लगी थी तो मैंने आपसे भी बहुत बार कंसर्न किया था कि सर मुझे आता है लेकिन मेरी स्पीड नहीं आ रही है। जब शुरू में प्री होते थे तो मैं 35 में से 23 के ऊपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाती थी। ओके। तो मैं उसमें बहुत ही परेशान हो जाती थी। मैंने कई बार पूछा, मैंने सबसे पूछा, इनफैक्ट आपसे पूछा, आशीष से पूछा, जो भी मुझे मिलता था कि मैं, कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे ये जो अटेम्प्ट है ये बढ़ जाए, क्योंकि आता तो था लेकिन मेरी स्पीड नहीं आ रही थी। तो सर ये दो चीजें थी कि जब मुझे तो थ्रू वो आउट कैसे परेशान आपने थी। इम्प्रूव किया स्पीड वाली प्रॉब्लम? सर एक तो था कि जो मेरे अंदर से था कि एक रहता है ना कि मैं पेपर से पहले उसके बारे में सोच लेती थी। जैसे एक क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, उससे पहले ही मैं दूसरे वाले के बारे में सोच लेती थी कि ये होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा, सेल्फ डाउट होता था। जी जी। तो ये था, जो भी आपने भी कहा था कि तुम बेटा खुद से देखो कि तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये सेल्फ एनालिसिस से आएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने देखा था कि मैं एक क्वेश्चन को करते हुए, जैसे होता है ना कि अरे भाई तुम तो मैथ्स ऑनर्स से हो, तुम्हारी मैथ तो एक्सीलेंट होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर मेरे दिमाग पे आ जाता था कि यार लोग कह रहे हैं मैथ अच्छी होनी चाहिए, मैथ के अटेम्प्ट नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने छोड़ना सोच दिया, जो आ रहा है उसे करना है, और बहुत ही सेलेक्टिव मैंने वे अप्रोच अप्रोच यूज की थी कि ये पहले करना है, ऐसे करना है। एग्ज़ाम आपने तो इतने सारे दिए, और आपने प्रीलिम्स भी मेरे ख्याल से कई सारे आपने प्रीलिम्स निकाले हैं इस एक साल में, जी जी और जी, इस मेंस भी साल। अभी आपने दिए थे। आपने जी NISL के मेंस में एक बहुत ही जी माइनर सी मिस्टेक करी, शायद अगर नहीं होती तो आप इस समय अगले स्टेप में होती। तो जब आपने ये सब बताया, मतलब जो ये अटेम्प्ट वाली बात है, तो जब आपके अटेम्प्ट ऐसे, ये जनरल एक क्वेश्चन ऐसा बच्चों का रहता है कि अटेम्प्ट उनके कम रहते हैं शुरुआत में, प्रीलिम्स से जब तैयारी कर रहे होते हैं जनरली अटेम्प्ट उनके कम ही रहते हैं।
जब अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए उनको पता चल जाएगा अच्छा ये स्पीड कैसे बढ़ेगी और उनके जो वीक पॉइंट्स होते हैं वो उनको पता चल जाए, तब तो वो इम्प्रूव कर लेते हैं। जनरली एक जो सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी है, पता कैसे चले कि वीक पॉइंट क्या है। आपको कैसा पता चला कि अच्छा कहाँ पे आप कमज़ोर हैं और इसको कैसे इम्प्रूव करना है? सर जब पहले स्टेप तो यही होता है कि आपको पता चल जाए कि मैं वीक इस पॉइंट पे हूँ, तभी हम उसे रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी डील थी कि हम खुद ही खुद को एनालाइज करके ये बता पाए कि मैं यहाँ वीक हूँ, ये पॉइंट मेरा नहीं आ रहा है। तो सर ये क्या जैसे हम मॉक देते हैं, तो मॉक में लोग क्या होता है, मॉक में उनके नंबर इसीलिए, सबके नंबर इसीलिए नहीं बढ़ पाते कि हमने आज एक मॉक दिया, हमने उसको सॉल्व किया और उसको छोड़ के हम नेक्स्ट मॉक देने चले गए। हमने उसमें ये नहीं एनालाइज किया कि मैंने ये क्वेश्चंस किए थे, ये मेरे नहीं हुए और ये इस वजह से नहीं हुए। तो अगर सबसे बड़ी, अगर हम देखा जाए कि सबसे बड़ी अगर वजह है कि हम कहाँ से पता कर सके, तो मॉक से बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं। इनफैक्ट आजकल तो सर हर मॉक में वो खुद ही दिखा देते हैं कि ये आपके वीक सेक्शंस हैं। वो खुद ही इतना फिल्टर करके आपके सामने चीजें रख देते हैं। लेकिन उसे देखना भी पड़ता है। जी, यही मैंने बोला कि एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप मॉक दे के उसे सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ, या फिर उसको देखो कि कहाँ पे क्या हुआ है। ओके, तो प्रीलिम से पहले आप फुल लेंथ के मॉक कितने देती थी, कब देती थी, फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? सर मैं एक वीक में 2-3 देती थी, इससे ज्यादा नहीं देती थी। जब जब नोटिफिकेशन नहीं आता था तो अपने को देखने के लिए कि हाँ स्पीड ठीक चल तो आप रही है। दीप से इंस्पायर नहीं थी? नहीं सर। अच्छा, तो आप हफ्ते में 2-3 मॉक देते थे फुल जी लेंथ सर। टाइमर के साथ या फिर नहीं सबमिट करके? मैंने, जैसे सर मैंने जब भी मैंने मॉक दिया ना, मैंने कभी सबमिट करके नहीं दिया, चाहे वो मेंस का हो प्री का हो। मेरा आज तक का ये रहा है कि मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं इसे सबमिट करूं। जब वो टाइमर चल रहा है तो सर एक अलग प्रेशर क्रिएट होता है, तो उससे भी डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर मेंस के लिए क्या किया? तो मेंस के लिए तो जैसे जैसे रीजनिंग तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग, मैंने आपसे कहीं पढ़ा नहीं है, तो आप नहीं, कहते थे कि मॉक वाला मॉक कैसे दिया आपने? सर वो भी मैंने टाइमर के साथ ही दिए थे। और कितने दिए थे? सब पेपर जब नहीं, जैसे नोटिफिकेशन नहीं है और खुद की ही स्टडीज को नहीं नहीं, कंटिन्यू प्रीलिम्स रखना है। आपने क्लियर किया, उसके बाद जब जी पता चल गया कि अच्छा प्रीलिम्स, या देने के बाद ही समझ में आ जाता है होगा कि नहीं जी होगा, जी। फिर तो सर अल्टरनेटिव डे पे। हर दूसरे दिन आप दे रहे थे जी, मॉक? जिस दिन ओके। दिया है उस दिन वो पूरा सॉल्व नहीं हो पाता था, तो मैं एक दिन और रखती थी ताकि मैं उसे सॉल्व करके उसमें से देख पाऊँ कि ये मेरे टॉपिक वीक है, इनका मुझे रिवीजन फिर से करना चाहिए। तो उसलिए मैं एक दिन पूरा ब्लैंक रखती थी और फिर नेक्स्ट डे फिर देती थी। अच्छा अच्छा, चलिए शिवानी, बहुत अच्छे इनपुट्स आपने दिए हैं। और आखिरी में चलते चलते, आप ऐसे बच्चों को जो बिगिनर हैं, जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, फिर ये भी हो सकता है कि वो 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हों और फिर भी अभी तक उनको सही राह या डायरेक्शन नहीं मिल पा रही हो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करनी चाहिए और कहाँ पे वो गलती कर रहे होंगे? अपने एक्सपीरियंस से आप बताएं। जी सर, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने 1.5 साल बहुत भटकी हूँ मैं, मुझे नई सोर्स पता चली। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी न्यू कमर है या फिर वो पहले से कर रहे हैं, नहीं कुछ हो पा रहा है, तो सबसे पहले एक डायरेक्शन चूज करना बहुत जरूरी है। और आप ओके। जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो एक अच्छी जगह होनी चाहिए। जैसे आपको एक मोक लेना जरूरी होता है, तो मोक तो सर बहुत सारे होते हैं और कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन आप उस मोक को चूज करो जहाँ से आपको ज्यादा चीजें मिल रही है, जहाँ से आपको ज्यादा आउटपुट मिल रहा हो, तो वो मोक चूज करो। और एक कुछ टीचर है या फिर एक जो टीचर आपको पसंद आए, जिससे आपको लगे कि हाँ इनसे मुझे कंफर्टेबल लग रहा है और जो पढ़ा रहे हैं उस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो कुछ अपना टीचर चूज करो, उन पे ट्रस्ट बनाए रखो और शुरू में कुछ मंथ में सिर्फ सीखो। इसकी जल्दी नहीं है कि आपको मोक देना है और मोक में फिर सर नंबर नहीं आते तो उससे भी डिमोटिवेशन होता है। कुछ लोग क्या होता है कि सिर्फ मोक्स में नंबर नहीं आते तो उसमें अपना पूरा दिन निकाल देते हैं, आज मैंने मोक दिया मेरे नंबर नहीं आए, फिर कुछ दिन उसी में गुजर जाते हैं कि नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इससे बेटर है कि सबसे पहले अपने बेसिक्स को एकदम क्लियर करो, कुछ महीने दो उसमें पढ़ाई के, फिर उसके बाद आपको लगे कि मैंने सब सीख लिया है और अब मुझे इसे अप्लाई करना सीखना है, तो हम मोक्स पे आए। ओके, तो शिवानी ने शिवानी का जो ये इंटरव्यू है उससे कुछ बातें हाईलाइटेड मैं कर देता हूँ चलते चलते। पहली बात तो आपको डायरेक्शन ज़रूर पता होना चाहिए और ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, चाहे वो कोई जी टीचर हो, चाहे वो मॉक हो, चाहे वो
बुक्स हों, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। अच्छा, टीचर को लेकर के ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आज शिवानी ने जिसका जिसका भी नाम लिया आप उसी को फॉलो करें, ये सबसे ख़राब बात है। आप पहले देखिए सारे टीचर से पढ़ करके, जिससे आपको समझ में आने लगे, है ना। सब टीचर पढ़ाते अच्छा ही हैं, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी सबसे आपकी नहीं बन पाएगी। जिससे बन गई, आपको जनरली उसी से पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं है, जैसा शिवानी ने बताई शुरुआत में तो ये भी कंसिस्टेंट नहीं थी, तो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहे थे। लेकिन एक बार जब ये इन्होंने ऐसा ठाना कि अच्छा कंसिस्टेंट रहना है, तो मैं भी अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि लगभग 99% जो क्लासेस थी वो शिवानी ने करी थी। मतलब मेरी जितनी भी प्रैक्टिस क्लास थी सारी करी थी, चाहे कभी भी होती थी, यूट्यूब पे होती थी, और जब मैं अनअकैडमी पे था वहाँ होते, सब जगह शिवानी अभी भी देखिए क्लास करती हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आप एक तो आपका वो टाइम टेबल फिक्स करती है। आपको जब पता है कि अच्छा अभी क्लास मेरे को करनी है, तो वो एक होता है। दूसरा, आपको कभी ऐसा ब्लैंक सा फील या नहीं होने देगी कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ाई करी, 1 घंटे प्रैक्टिस क्लास भी अगर आप कर ले रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ा है। तो कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंट अगर आप नहीं हैं तब बड़ी दिक्कत होगी। शुरुआत में आप इस बात का ध्यान रखें कि आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अपनी अच्छी करें। हड़बड़ी में कि हम जल्दी से जल्दी बस 2 महीने में ही सब सीख करके सब मॉक वॉक दे करके टॉपर बन जाएंगे, तो वो आपके शायद वो हड़बड़ी आपको 5 साल लगाएगी सेलेक्ट होने में। तो पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए, फिर आप मॉक देना शुरू करिए, वरना फिर आप मोटिवेट नहीं डिमोटिवेट होते रहेंगे। तो ये था हमारा आज का इंटरव्यू, और उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी आपके मन में भी अगर कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो आपको अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, जो मैं हो सकता है ना पूछ पाया हूँ, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं शिवानी से कहूँगा कि अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनका आंसर दीजिए, क्योंकि आपसे डायरेक्शन मिलेगा तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनको भी अच्छा लगेगा। बाकी शिवानी, उम्मीद करता हूँ कि आप आगे और भी एग्ज़ाम्स निकालें और हम आपका और भी इंटरव्यू करें, और आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय।